हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। सुबह 10 बजे परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे परीक्षावाणी चैप्टर नंबर 19 का भाग 2। चैप्टर का नाम है उत्तराखंड संगठन संस्थान और संग्रहालय। कल इसका भाग 1 आया था, आपने ज़रूर देखा होगा, पिछले भाग ज़रूर देखने हैं। तो परीक्षावाणी जो बुक थी हमारी, उसका स्टार्ट हमने किया था चैप्टर नंबर 11 से, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और आज हमारा 19वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सुबह 10 बजे हमारी 4 दिन लगातार परीक्षावाणी की क्लास चलती है और रात 8 बजे हमारी चलती है प्रैक्टिस सेट। कल हमने रात 8 बजे आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट देखा था, तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। आप मिक्स प्रैक्टिस सेट देखेंगे, परीक्षावाणी वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखेंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट देखेंगे उत्तराखंड का। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। और आधुनिक भारत का जो प्रैक्टिस सेट है उसके लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 या 3 प्रैक्टिस सेट और लगाते ही आधुनिक भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, ये ज़रूर बताएं। और ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ज़रूर देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने नोट्स बना के आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कल हम संगठनों का बेसिक जानकारी, कौन सा संगठन कहाँ है, क्या है, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय, संग्रहालय सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम उन्हीं संगठनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा संगठन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना तो बंगाल में हुई थी 1767 में, 1767 में, लेकिन 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका मुख्यालय हम लिया है कहाँ, देहरादून। तो ध्यान रखना है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी 1767 में, लेकिन 1942 में इसको कहाँ लाया गया, देहरादून लाया गया। 1830 में इसके सर्वेक्षक कौन बने, एवरेस्ट बने। ये एवरेस्ट वही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले नापी थी। माउंट एवरेस्ट का पहले नाम माउंट एवरेस्ट नहीं था, XV था, माउंट XV। तो इन्होंने इसकी लंबाई नापी थी लगभग 29,000 फीट के आसपास। तो इसी वजह से उस पर्वत का नाम, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता था, उसे कहा गया माउंट एवरेस्ट। ध्यान देंगे सभी लोग। अब देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI देहरादून। ये किन की सलाह पर निर्मित हुआ है, डिट्रिच ब्रेंडिस की सिफारिश पर। डिट्रिच ब्रेंडिस उस समय के ये वन महानिरीक्षक थे, डिट्रिच ब्रेंडिस। तो सबसे पहला फैक्ट देखते हैं, 1878 में देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसका नाम रखा गया था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1878 या 78 में देश के पहले वन विद्यालय की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। शुरुआत में जब ये बना था तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, फिर इसका 84 में नाम चेंज किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। अब आता है इंपॉर्टेंट, 1906 में, 1906 में इसका नाम बदलकर हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसके नाम में FRI आ गया है अब, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया, इंपीरियल शब्द इससे हटाकर उसकी जगह पे इंडियन जोड़ा गया, तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम पड़ा आज़ादी के बाद। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है इससे रिलेटेड, 1991 में FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डीम्ड शब्द का अर्थ क्या होता है, मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 2006 में FRI ने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई। प्लेटिनम जुबली माने, आप बताएंगे प्लेटिनम जुबली का अर्थ क्या होता है, 2006 में। ध्यान देंगे, इसका जो मुख्य भवन है, मेन भवन है, वो किस शैली में बना हुआ है, ये ग्रीक रोमन शैली में बना हुआ है। और जो अभी इसका वर्तमान भवन है, मेन बिल्डिंग है, वो उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 1923 में। 1923 में FRI के मुख्य भवन की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्घाटन उस समय के वायसराय इरविन ने रखी थी। वायसराय इरविन के बारे में कल हमने आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, ज़रूर याद होगा आपको। और जो ये आधारशिला रखी गई थी जिस भवन की, 1923 में, ये बनकर कंप्लीट हुआ 1929 में। मुख्य भवन का उद्घाटन हो गया 1929 में।
और जो मुख्य भवन है इसका जो आर्किटेक्ट है, वास्तुविद है, वो है CG ब्लोमफील्ड। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं। मुख्य भवन है ग्रीक रोमन शैली का, जिसका आधारशिला रखी गई 1923 में। किसने रखी? वायसराय इरविन ने। और जो ये भवन बना, मुख्य भवन, मेन बिल्डिंग इनकी बनी है, उसका वास्तुविद आर्किटेक्ट है CG ब्लोमफील्ड। और इस मुख्य भवन का निर्माण कंप्लीट कब हुआ है, उद्घाटन कब हुआ? 1929 में। 1929 में। और इस भवन का जो मुख्य गेट है वो किसके नाम है? ब्रेंडिस गेट रखा, इसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि FRI का निर्माण डिट्रिच ब्रेंडिस के नाम पर हुआ था, इनकी सलाह पर हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है, FRI में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है। FRI देहरादून में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है। अगला फिर से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, 6 दिसंबर 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने FRI में साल का वृक्ष लगाया था। और दिसंबर 1981 में, दिसंबर 1986 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने FRI में रुद्राक्ष का पेड़ लगाया है। रुद्राक्ष का पेड़ लगाया है। 1956 में साल का पेड़ लगाया है राष्ट्रपति जी ने। 1981 में रुद्राक्ष का पेड़ लगाया हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अगला महत्वपूर्ण संगठन देखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कहाँ स्थित है? जो हमारे देहरादून में स्थित है। फिर से रिपीट करते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इसका पूरा नाम है। हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसका संस्थापक हैं DN वाडिया जी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के संस्थापक DN वाडिया। इसकी स्थापना 1968 में कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और ठीक 8 साल बाद 1968 में, मैंने 8 ऐड करा तो 1976 होता है, तो 1976 में वाडिया इंस्टीट्यूट को दिल्ली से शिफ्ट करके देहरादून लाया गया। जैसे सर्वेक्षण विभाग को हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया था उसको बंगाल से देहरादून लाए थे, तो वैसे ही वाडिया इंस्टीट्यूट को देहरादून से दिल्ली लाया गया है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब देखते हैं भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1932 को। किसने करी है? फिलिप चेटवुडवर्थ ने। फिलिप चेटवुडवर्थ ने। और इसका जो औपचारिक उद्घाटन हुआ है, ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ है, ये हुआ है 10 दिसंबर 1932 को। 10 दिसंबर 1932 को। अब जो IMA की जो मुख्य इमारत है, उसका जो मुख्य मेन बिल्डिंग जो है उसका नाम है चेटवुड इमारत। क्यों है चेटवुड इमारत? क्योंकि फिलिप चेटवुडवर्थ के ने ही इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है? IMA की बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया है या वास्तुविद है RT रसेल। जैसे FRI में CG ब्लूमफील्ड था, तो वैसे यहाँ पर कौन है? RT रसेल है। IMA के प्रथम बैच से 40 कैडेट पास हुए थे, जिसमें प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे मानेकशॉ जी, भारत के पहले फील्ड मार्शल, और मोहम्मद मूसा, ये पाकिस्तान की सेना के अधिकारी बने थे बाद में। मोहम्मद मूसा और मानेकशॉ ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। IMA का अगर आदर्श वाक्य पूछें या मोटो पूछें, IMA का मोटो बताइए, तो ये है वीरता और बुद्धि, ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। 1999 में IMA का वार मेमोरियल बनाया गया। IMA का वार मेमोरियल कब बना है? 1999 में, कारगिल युद्ध के बाद, उसी टाइम पे लगभग। अगला महत्वपूर्ण संगठन है हमारा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज कहा गया है। एरीज कहा गया है। इसका गठन हुआ था वाराणसी में 1954 में। एरीज जो अभी हमारे नैनीताल में है, इसका गठन 1954 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश। 1955 में इसके मुख्यालय को शेरकाटांडा नैनीताल में शिफ्ट किया गया। और जबकि इसको 1961 में मनोरा पीक, मनोरा पहाड़ी वाले क्षेत्र में नैनीताल में शिफ्ट किया गया, मनोरा पीक वाले में। और वर्तमान में भी इसका मुख्यालय यहीं स्थित है, मनोरा पीक में ही स्थित है। ये ध्यान देंगे, वर्तमान में भी यहीं स्थित है। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1954 से 2000 के बीच
1954 से 2000 के बीच ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था, और 2000 से 2004 के बीच, सन 2000 से 2004 के बीच ये उत्तराखंड सरकार के अधीन था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब यूपी के अंतर्गत था ये 54 से 2000 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था ये। 2000 से 2004 के बीच में उत्तराखंड सरकार के अधीन था ये, और 2004 में ये स्वायत्त शासी संस्थान हो गया, यानी ये अपना मैनेजमेंट खुद देखने लग गया था। ये किसकी बात हो रही है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डेट लिखी है, आप लोग देख रहे होंगे 30 मार्च 2016। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर इस दिन, इस डेट को बेल्जियम की मदद से एक दूरबीन लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? देवस्थल नाम की एक जगह है जो हमारे एरीज का हिस्सा है, यहाँ पर एक बड़ी सी दूरबीन लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 30 मार्च 2016 को। किसकी मदद से? बेल्जियम की मदद से। बेल्जियम एक यूरोप का देश है। अगर इसके डायमेंशन अगर देखें तो ये लगभग 3.6 मीटर डायमीटर वाली है। डायमीटर यानी व्यास वाली एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन है। एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन कहाँ लगाई गई है? एरीज के अंतर्गत देवस्थल में लगाई गई है। देवस्थल में लगाई गई है। इससे पहले और भी दूरबीन लगी थी, वो इतना आवश्यक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला आता है प्रमुख संगठन हमारे उत्तराखंड का, भारत पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर। इसका अन्य नाम है भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का। इसकी स्थापना करी थी 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने करी। किस नाम से करी अगर कहेंगे तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से। 1925 में इसका नाम बदलकर हो गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। अब इसकी प्रमुख यहाँ कौन कौन से शोध हुए हैं, कौन कौन सी खोज हुई है, रिसर्च कौन सी, उनको देखेंगे। सर्रा रोग पर यहाँ पर शोध किया है अल्फ्रेड लिंगार्ड जी ने। पशुओं पर होने वाला रोग है। और इसके अलावा प्रमुख खोज किन किन रोगों से रिलेटेड हुई है? रिंडर पेस्ट रोग की हुई है, एंथ्रेक्स रोग, सीरम लिम्फेजाइटिस, इपीजूटिक ग्लैंडर्स। और ये जो रिंडर पेस्ट है इसका टीका या वैक्सीन 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने बनाया। डॉक्टर किसने बनाया? डॉक्टर एडवर्ड्स ने बनाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ने ही रानीखेत रोग की खोज करी। मुर्गियों में होता है जो रानीखेत रोग, किन में होता है? मुर्गियों में होता है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी खोज भी हमारे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर। आप ये बताइए मुक्तेश्वर हमारे कौन से जिले में है? जिला मैंने बताया नहीं है, आप जिले का नाम बताइए, लिखकर बताएं सभी लोग। अगला संगठन है हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना करी है डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में। परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। सेशन आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यहाँ की प्रमुख खोज अगर देखें तो गेहूं की किस्म की खोज करी है यहाँ। और गेहूं की जो जो किस्म खोज हुई है उनका नाम है BL 616 और BL 421। धान की किस्में भी खोजी गई है यहाँ, तो उसका नाम है BL 163। इसके अलावा सोयाबीन, इसकी भी एक किस्म खोजी गई है हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला में, जिसका नाम है, सोयाबीन की किस्म है BL 52। इसके अलावा मटर की एक प्रजाति है BL 3। इसके अलावा अगर हम देखें मडुआ की 2 प्रजातियां यहाँ खोजी गई हैं हमारे विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला में। तो पहली किस्म है मडुआ या रागी की BL 149 और दूसरी है BL 29। ये सारी किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। BL 616 किसकी किस्म है? BL 163 किसकी किस्म है? 616 गेहूं की, 421 गेहूं की, धान की 163, सोयाबीन की 52, मटर की 3, मडुआ और रागी की 149 और 29। ये ध्यान रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद कृषि पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, स्थापना 1924, बोसी सेन ने। अब देखते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय। अब उत्तराखंड का सबसे जो
प्राचीन अगर संग्रहालय हम देखें, वो मैं कल बता चुका हूँ, वो है हमारा देहरादून वन संग्रहालय। ये कहाँ देहरादून में स्थित है। कब बना अगर पूछेंगे तो 1914। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन संग्रहालय है और यहाँ पर काष्ठ या लकड़ी के 18,000 से भी ज्यादा नमूने रखे गए हैं। ये ध्यान देंगे, 18,000 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के देहरादून वन संग्रहालय में। इसी वजह से वन संग्रहालयों, वन अकादमी की वजह से देहरादून को वन नगर भी कहते हैं। देहरादून के अन्य नाम मैं कई बार बता चुका हूँ, सैनिक नगर, पृथ्वीपुर, द्रोण घाटी, लीची नगर। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो अगला संग्रहालय हम देखते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, स्थापना वर्ष 1979। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा। आप लोग के लिए एक सवाल, हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ, ये बताएंगे आप लोग। तो यहाँ इस संग्रहालय में क्या क्या चीजें हैं अगर देखें, और राज्य के प्रमुख राजवंशों के सांस्कृतिक संपदा के संग्रहण, अनुरक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन, शोध करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय की स्थापना की गई। और प्राचीन राजवंश जो हमारे यहाँ राज करे या इससे पहले रहे, वो नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, राज्य स्तर के भी हो सकते हैं, जिसमें मौर्य वंश है, शुंग वंश है, यौधेय वंश है, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ये तो भारतवंशी भारतवर्ष में फैले हुए राजवंश थे। और हमारे जो स्थानीय राजवंश है जैसे कुड़िंद, पौरव, कत्यूरी, तो इनसे रिलेटेड जो भी वस्तुएं हमारे पास अवेलेबल है उन पर शोध करना, उनसे रिलेटेड स्थलों का खोज करना, प्रदर्शन करना, अगर मिलते हैं तो उनकी रक्षा करने का काम ही हमारे इस संग्रहालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा का काम है। और इस संग्रहालय में 2 प्रमुख स्थल और जोड़े गए हैं। कौन कौन से स्थल हैं वो, एक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का निवास स्थान, सुमित्रानंदन पंत जी कौसानी में इनका निवास स्थान है, और हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का जो आवास है खूंट गांव अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत जी का आवास खूंट गांव अल्मोड़ा में। सुमित्रानंदन पंत जी, तो ये 2 सवाल हैं आपके लिए। अगर इनको साहित्य अकादमी मिला है तो किस वर्ष मिला है ये बताइए, और अगर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो वो किस वर्ष प्राप्त हुआ है ये बताइए। सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ ये बताइए आप लोग। सुमित्रानंदन पंत जी कौसानी, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा ये बताएंगे सभी लोग, अगर पता है तो आपको। अगला संगठन हम देखें, अगला जो हमारा प्रमुख संग्रहालय है वह लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल, इसकी स्थापना करी है डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। फिर से रिपीट करते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय, इसकी ये हमारे खुटानी भीमताल में है, इसकी स्थापना करी है यशोधर मठपाल जी ने। अगला महत्वपूर्ण संग्रहालय हमारा हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय, इसकी 1980 में श्रीनगर पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन हुई है। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन हुई है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन हुई है। अगला आता है हमारा तितलियों का संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना फेडरिक स्मेटा ने करी। कहाँ करी, भीमताल में करी। और इस संग्रहालय ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय में पाई जाने वाली 500 से अधिक जो तितलियां हैं उनके संग्रह किया गया है। 500 से अधिक तितलियों का संग्रह किया गया हमारे तितलियों के संग्रहालय भीमताल में, ध्यान देंगे। अगला हमारा संग्रहालय है बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। तो संग्रहालय है हमारा हिमालयन संग्रहालय, इसकी स्थापना नवंबर 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अधीन अंतर्गत हुई थी। मैंने कल भी बताया था, उसी के अंतर्गत हुई थी इसका निर्माण, हिमालयन संग्रहालय। इस संग्रहालय में जो गढ़वाल के लोकल देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां, गढ़वाल के लोकल जो आभूषण हैं, पारंपरिक बर्तन हैं, वाद्य यंत्र हैं, इनका संग्रहण किया गया। गढ़वाल के जो पारंपरिक जो बर्तन हैं उनके नाम अगर मैं बताऊं, जैसे रौंड, पेरड़ा, पेरड़ा के बाद पाथा, ये पूछ सकते हैं, ध्यान दें सभी लोग। पाथा, पाथा के बाद है तांबी, तांबी के बाद एक और आता है कुरही, ये भी पारंपरिक बर्तन है हमारे गढ़वाल में पाए जाने वाले। और प्रमुख वाद्य यंत्र जिनको यहाँ स्टोर करके रखा गया है, संग्रहित करके रखा गया है, हुड़का, नगाड़ा,
रणसिंहा, ढोल आदि। आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये हुड़का किस जनजाति से रिलेटेड है? सभी लोग जवाब जरूर दें, जरूर दें। ये हुड़का जो वाद्य यंत्र है किस जनजाति से रिलेटेड है? तो अगला संग्रहालय हम देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण संग्रहालय हम देखते हैं हिमालय संग्रहालय। ऊपर था हिमालयन संग्रहालय, ये है हिमालय संग्रहालय। इसकी स्थापना 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में हुई है। एक सवाल और है, चलो ये तो मैं बता देते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों का स्थापना वर्ष है 1973, 1973। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो नाम बदला गया हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ये किस वर्ष किया गया? और दूसरा सवाल, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया, ये भी आप बताएंगे। दोनों सवाल, जितने भी सवाल आज पूछे हैं सारे जवाब आपने देने हैं, जरूर दें। और संग्रहालय के प्रमुख आकर्षण क्या क्या हैं? गांधी जी की जो कुमाऊं आगमन था उससे रिलेटेड छायाचित्र यानी पिक्चर यहाँ रखी गई हैं। हमारे कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम राजनीतिक व्यक्ति मोहन सिंह मेहता जी, इनकी तस्वीर भी यहाँ है। विक्टर मोहन जोशी जी की चित्र भी यहाँ स्थित है। पीसी जोशी के यहाँ पर फोटो स्थित है। श्रीदेव सुमन जी, इनको कैसे भूल सकते हैं हम, 84 दिन की भूख हड़ताल करी थी इन्होंने। नागेंद्र सकलानी जी, इनके छायाचित्र यहाँ रखे गए हैं। इसके अलावा श्रीदेव सुमन जी हो गए, राम सिंह धोनी जी के भी यहाँ पर हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब पत्रकारिता गैलरी यहाँ बनाई गई है, तो उसमें किसकी पत्रकार या समाचार पत्रों के नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो हमारा हिमालय संग्रहालय है, इसमें जो पत्रकारिता गैलरी में है, हमारे उत्तराखंड के प्रमुख अखबारों में से एक अल्मोड़ा अखबार, जो प्रथम प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था 1871 में। अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ था तो उसके स्थान पर नया अखबार शुरू करा था हमारे बीडी पांडे जी ने, शक्ति समाचार पत्र, तो उसके नमूने भी यहाँ रखे गए हैं। तो अल्मोड़ा अखबार स्टार्ट हुआ था 1871 में, 71 में। जब ये बंद हुआ था, अंग्रेजों ने इसको बंद करा था, तो शक्ति नामक समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था, तो उसको भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा गढ़वाल समाचार जो 1902 से स्टार्ट हुआ है, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र जो 1930 से स्टार्ट हुआ, उसके नमूने भी यहाँ रखे गए हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है, मैगजीन है, किन से रिलेटेड है, किन से संबंधित है, यह आपने बताना है। इसके अलावा समता हमारी समाचार पत्र है, मैगजीन है, यहाँ इसको संग्रहित करके रखा गया है। इसके अलावा कर्मभूमि है, कर्मभूमि हो गया, तरुण कुमाऊं हो गया, कुमाऊं कुमुद हो गया, ये सारे पुराने समाचार पत्रों को संग्रहित करके यहाँ रखा गया है। अन्य के नाम क्या क्या कहा मैंने? तरुण कुमाऊं। एक और सवाल आपके लिए, ये जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र है किन्होंने स्टार्ट करा था? तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं। और एक और समाचार पत्र मैंने कहा कुमाऊं कुमुद, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, निम्न में से किस समाचार पत्र के नमूने हमारे हिमालय संग्रहालय में नहीं रखे गए हैं या रखे गए हैं? तो इनके नाम इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय है, इसकी सभी फाइलें हमारे हिमालय संग्रहालय में स्थित हैं। दैनिक माने डेली, रोज छपने वाला समाचार पत्र। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के राजा फतेह शाह को जो फरमान दिया था, औरंगजेब ने फतेह शाह को जो फरमान दिया था वो भी यहाँ पर रखा गया। अंग्रेजों से रिलेटेड बहुत सारे दस्तावेज यहाँ स्थित हैं, और बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पर चित्र हैं, जैसे सूर्य देवता हैं, हमारे गणेश जी हैं, माता लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु हैं, और बहुत सारे, जैसे भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उससे रिलेटेड हैं। शुंग वंश के राजाओं से रिलेटेड बहुत सारी प्रतिमाएं हमारे हिमालय संग्रहालय में रखी गई हैं, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सिक्के भी रखे गए हैं हमारे हिमालय संग्रहालय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संग्रहालय हो जाता है हिमालय संग्रहालय। स्थापना 2005, किसके अंतर्गत? कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 19 भी समाप्त होता है। 11 से लेकर हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, हमारा चैप्टर नंबर 11 से लेकर 19 तक समाप्त हो गया है। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है वो ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को नया आयाम दें।
अगर हम देखें तो पूरी किताब का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा हम अब कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल किताब में 23 चैप्टर हैं। समसामयिकी वाला तो बाद में भी कवर करते हैं, तो 22 चैप्टरों में से 11 से लेकर हम 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब प्रमुख व्यक्तित्व वाला थोड़ा डिटेल भी है। इसको या तो जब हम जिलों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे, इनके वन लाइनर इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा वाणी में ही दे रखे हैं उनको लेकर हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21। सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व तो अभी छोड़ेंगे, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, ये तो नया करंट अफेयर जब पेपर हमारे आएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। अब हमारे इस लाइन में चैप्टर नंबर 11 से 23 तक केवल 2 चैप्टर बचते हैं। चैप्टर नंबर 21 जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 22 इसको अगले दिन स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड या तो जब जिले स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे, या वन लाइनर फॉर्मेट में मैं ले आऊँगा इनको। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और रात 8 बजे आज प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ें। कल हमारा आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट था, तो आज हमारा होगा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। मिक्स सवाल होंगे उत्तराखंड के। धन्यवाद।